Hello students, today I am going to take up lesson number 5 of class 9 Science, the fundamental unit of life. Now, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. देखो पिक्चर में कॉर्क हम लोग को दिखाई पड़ता है. कॉर्क क्या है? जो ट्री का बाहर का पोर्शन है उसमें से बनता है कॉर्क, जो एक थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का वुडन मटेरियल होता है. रॉबर्ट हुक called the small boxes as cells. So what we come to know from here, we come to know that the smallest functional unit of life is cell, and it was discovered by Robert Hooke in 1665. A cell can independently perform all necessary activities to sustain life. Hence, cell is the basic unit of life. Let us find out something about cells. Normally, there are two types of cells, plant cell and animal cells. The different cell organelles and their functions are of different types. Now, let us take up an activity to find out what are living organisms made up of. For this, what all we need here? First of all, we have to make a temporary mount of the onion peel. How we are going to make a temporary mount? कैसे बनाएंगे? एक छोटे से ऑनियन पील को लेना है. ऑनियन पील मीन्स ऑनियन का एक छिलका. ऑनियन हम लोग छीलने के बाद जो हम लोग अंदर से एक वाइट पीस है वो हम निकालेंगे. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, कीप इट इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. अब हम लोग लेंगे ग्लास स्लाइड. सी द पिक्चर, दर इज अ ग्लास स्लाइड. अब उस पर ऊपर डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सेंटर, और उस वॉच ग्लास में से जो हमने पील निकाली थी उसमें से एक छोटा सा पीस कट करके वॉच ग्लास के ऊपर रख देंगे. पील को एकदम फ्लैट कर देंगे, तो अच्छी से एकदम फ्लैट. उसके बाद व्हाट यू गोइंग टू डू, यू ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील. तो उससे वो कलर हो जाएगा पील, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट था तो उसको देखना मुश्किल है. सो हम लोग आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर डाल देंगे. और अब हम लोग एक कवर स्लिप, देखो पिक्चर में कवर स्लिप, उसको उस पील के ऊपर रख देंगे तो वो एकदम फ्लैट हो जाए और पानी भी पूरा निकल जाए, एयर बबल्स भी निकल जाए. अब ये स्लाइड बनाई है वो हम लोग एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? हम लोग देख सकते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स. देखो पिक्चर में ऑल अलाइक है, सारे पूरा स्ट्रक्चर, सारे कंपार्टमेंट्स एक से दिख रहे हैं, और इस कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं सेल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अब क्या हुआ, जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन्वेंटेड हुए तब इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. और वहाँ पर सब लोग ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने सकते थे, नए नए जो हम लोग को वैसे आँखों से नहीं दिखते हैं, वो सब हम लोग जो जैसे पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंसेज बनते गए तो हम लोग जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, जो ऐसे ही नेकेड आइज से विच वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज, वो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हुए हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. और ऑन द अदर हैंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच are formed with many cells grouped together in a single body and assume different functions to it to form various body parts in multicellular organisms such as fungi, plants and animals. अब चलते हैं हम एक्टिविटी 5.2 की तरफ. अब जैसे 5.1 में हमने एक टेम्पररी एक स्लाइड बनाई थी, इसी तरह हम लोग टेम्प्रेरी माउंट्स ऑफ लीफ के छोटे छोटे पील्स के भी हम लोग बना सकते हैं, रूट्स के टिप्स के बना सकते हैं, ऑनियन और दूसरे पील्स के भी हम लोग बना सकते हैं अलग अलग साइजेस के. तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस कुछ हैं, पूछते हैं. तो व्हाट द क्वेश्चंस? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप? क्या सभी एक ही साइज और शेप के हैं? तो क्या आंसर है यहाँ पर? नो, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और डिफरेंट पार्ट्स माने जैसे लीफ का साइज और शेप अलग है, रूट का साइज और शेप अलग है, और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? सो व्हाट इज द आंसर हियर? द ओनली सिमिलैरिटी इन ऑल द सेल्स वॉज दैट दे हैव सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. ये सिमिलैरिटी है, शेप साइज कुछ भी हो, हर एक सेल में सेल वॉल होती है और न्यूक्लियस होती है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? कुड वी फाइंड differences among cells from different parts of a plant body? Yes, the cells are different in shape.
साइज, कलर एंड फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं जो लीव्स हैं उसके सेल्स ग्रीन इन कलर होंगे, ओके। सो उनका फंक्शन चेंज्ड है। सो व्हाट वी कैन से, द सेल्स के शेप्स अलग हैं, साइज़ अलग है, कलर अलग है और फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, जैसे रूट्स का फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में सप्लाई करना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड। तो क्या सिमिलैरिटीज हम लोग ने देखी। द सिमिलैरिटीज इन ऑल दीज सेल्स इज दैट दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल वॉल एंड हैव prominent nucleus inside it. They have vacuoles in large numbers. तो ये similarities थी। अब देखो ये diagrams हम लोग देख रहे हैं. So some organisms can also have cells of different kinds. Like you see the smooth muscle cell, blood cells, nerve cell is long, then ovum cell, the sperm cell, bone cell, fat cell. ये सब अलग अलग shapes और sizes के हैं. ये कह सकते हैं द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. What we can further say, we can say that each cell has got certain specific components within it and they are known as cell organelles which perform a special function. A cell is able to live and perform all its functions because of the organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. तो सेल के अंदर हम लोग बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देख सकते हैं. Let us go to the next topic. What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? We saw that the cell has special components called organelles. अगर हम लोग एक सेल एक माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर उसको स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे फीचर्स हर एक सेल में सिमिलर है. लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वो हर एक सेल के अंदर होते हैं. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू दिस फीचर्स. So now let's talk about cell. First topic under this is plasma membrane, which is also called as cell membrane. See in the diagram, you can see the plasma membrane. It is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सिर्फ वही चीज़ों को एंट्री करने देता है सेल के अंदर जो सेल को चाहिए. इस तरह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल को अलाउ करता है. इसलिए हम लोग प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन को एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. Now, some substances like CO2 or O2 gases can move across the cell membrane by a process called diffusion. तो gases like CO2, O2 सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर डिफ्यूजन के प्रोसेस से जा सकते हैं. डिफ्यूजन के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारा पहले लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स that is liquid through such a selective permeable membrane is called osmosis. Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. So हम कह सकते हैं जो exchange of liquids है high water concentration से लेकर low water concentration की तरफ, that is known as osmosis. अब हम लोग देखते हैं तो सॉल्यूशंस भी 3 तरह के डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजिबल कैपेसिटी. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration, then the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. Now हम लोग करेंगे osmosis with an egg. Let us see what is that. सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग एग को क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रख देंगे. तो धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका शेल, जो आउटर शेल ऑफ द एग है, उसको डिसॉल्व कर देगा. एज यू कैन सी द पिक्चर, शेल ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. अब शेल तो डिसॉल्व हो गया, हमको लगेगा कि एग के सारी चीज़ जो अंदर के उसका पार्ट्स हैं वो सब बाहर निकलेंगे, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सारे जो भी, एग भी एक सिंगल सेल है. ओके, egg is called a single cell. तो a thin outer skin now will enclose the egg. अब हम क्या करेंगे, एग को, बिना शेल वाला एग है और उसके चारों तरफ क्या है, एक थिन आउटर स्किन है. उस स्किन को हम लोग एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं. ओके, नाउ विल टेक द एग एंड पुट इट इन प्योर वाटर. और 5 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे
क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिख रहा है? तो हम लोग क्या देखते हैं? द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर एंटर्स इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। क्या देखा कि जो वाटर है वो बहुत डाइल्यूट है और जो एग है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, इसलिए धीरे धीरे वाटर एग के अंदर, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से वो एग के अंदर चला जाएगा और एग धीरे धीरे और स्वेल अप हो जाएगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कुछ और समझने के लिए लेट अस गो टू एन एक्टिविटी। अब हम उसी तरह से एग का शेल फिर से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालकर उसका शेल निकाल देंगे और अब वो एग मेम्ब्रेन के साथ हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे। एक सॉल्ट लेंगे और बहुत सारे पानी में उसको अच्छे से मिक्स करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। उस एग को जिसका शेल ना हो उसको हम लोग उस सॉल्ट सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए रख देंगे। What are the observations here? Water passes out of the egg solution through semi-permeable shell membrane into the salt solution because the salt solution is more concentrated. So water flows from region of higher water concentration to the region of lower water concentration and this is called a hypertonic solution. तो अब हमने क्या देखा? जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है और जो एग के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। तो धीरे धीरे अंदर से जो भी सोल्यूशन था एग का सोल्यूशन वो बाहर निकल कर सॉल्ट वाटर में मिलने लगेगा और हम लोग देखेंगे कि एग जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जा रहा है साइज़ में। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है? जो किशमिश होती है जिसको ड्राइड रेसिन्स कहते हैं उसको हम लोग लेंगे और उसको हम लोग प्लेन वाटर में रख देंगे और एक थोड़े और किशमिश लेंगे और उनको एक कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाएंगे और उसमें रख देंगे। 2 सोल्यूशन है हमारे पास, एक प्लेन वाटर है जिसमें हमने किशमिश डाले और दूसरे सोल्यूशन में सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें हमने किशमिश डाल दिए। लेट अस सी द ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशन किया हम लोग ने क्या देखा? ईच रेजिन gains water and swells when placed in pure water. प्योर वाटर में क्या हो रहा है? सारी किशमिश अच्छी से फूल जा रही है क्योंकि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से पानी किशमिश के अंदर चला जा रहा है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है। अब सॉल्ट सोल्यूशन में क्या हुआ देखते हैं चलो। बट व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड श्रिंक्स। जब सॉल्ट सोल्यूशन में किशमिश डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन और किशमिश के अंदर जो पानी है वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर मिलने लगेगा। तो अब जब हम किशमिश उठा के देखेंगे तो वो और श्रिंक होकर और छोटी सी हो गई होगी। अब इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. The plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba अपना खाना कैसे खाता है? इसी प्रोसीजर से, एंडोसाइटोसिस के प्रोसीजर से अमीबा अपना खाना ले सकता है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब चलते हैं सेल वॉल की तरफ। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. The plant cell is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. अब देखते हैं एक word called plasmolysis. What happens in plasmolysis? When a living plant cell loses water through osmosis, there's a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. इसको समझने के लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ देखो एक रियो लीफ है। रियो लीफ का क्या करेंगे? एक छोटा सा हम लोग पीस काटेंगे और जैसे हमने ऑनियन पील की स्लाइड बनाई थी इसी तरह हम स्लाइड बनाएंगे और हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के ग्रैन्यूल्स हैं। ये छोटे ग्रीन कलर के ग्रैन्यूल्स क्या हैं? वो उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. They contain a green substance called chlorophyll or put
a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. अब हम लोग क्या करेंगे, जो लीफ ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके ऊपर हम लोग एक ड्रॉप का या तो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे या तो शुगर सोल्यूशन डालेंगे। और अब हम लोग देखते हैं उस लीफ को क्या हुआ जैसे ही हमने उसको कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन में रखा। हम लोग क्या देखते हैं, in this case water from the cells move out by osmosis, thereby shrinking the cells, and this process is called as plasmolysis. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तुरंत जो लीफ में पानी है वो पानी निकल जाएगा और लीफ के जो सेल्स हम लोग देख सकते हैं अभी माइक्रोस्कोप के नीचे एकदम श्रिंक हो जाते हैं। तो दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब हम लोग उसी एक्टिविटी का वन मोर पार्ट करते हैं। अब हम लोग रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फ्यू मिनट्स के लिए। अब सारे जो बॉइलिंग वाटर में कुछ भी रखो तो वो सारे सेल्स उसके मर जाएंगे। अब हम लोग उसमें से एक छोटा सा पीस लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। हम लोग देखेंगे उसके नीचे क्या दिख रहा है। उसके बाद उसी पर हम लोग थोड़ा सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन डालेंगे और फिर से देखेंगे। Water observations now. On boiling the leaves, the cells are dead and the osmosis does not take place in these leaves. मरे हुए सेल्स में कोई तरह का ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो वो मर चुका है। अब हम लोग में बात करें, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जब हमने सारे प्लांट सेल्स देखे तो हमने क्या देखा, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हर एक सेल के अंदर, एंड दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नथिंग बट द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores which allow the transfer of materials from inside the nucleus to the outside. That outside क्या है न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures. देखो यहाँ पर पिक्चर में, जब सेल का डिवीजन होना होता है तब वो क्रोमोसोम्स का काम होता है। Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, that is deoxyribonucleic acid molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. Functional segments of DNA are called genes. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. तो हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पूरे सेल को ठीक से कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करता है, क्या सही है क्या गलत है बताता है, इसी तरह न्यूक्लियस भी सेल का ब्रेन है। Now we'll understand something about prokaryotic cells. In some organisms like bacteria, the nuclear material is not enclosed by nuclear membrane and membrane-bound cell organelles are absent. Such nucleus is called nucleoid and such cells are known as prokaryotic cells. Such cells have single chromosomes. अब let us go to eukaryotic cells क्या है? Cells having well-defined nucleus and having membrane-bound cell organelles is termed as eukaryotic cell. Such cells have more than one chromosome. अब हम देखते हैं सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। That is cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. तो हम देखते हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स एक तो सेल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। कैसे फ्लोट कर रहे हैं? पूरे सेल में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं और अपना काम करते रहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमको सेल के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। एक ग्लास स्लाइड लो और उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो। अब एक आइसक्रीम स्पून लेकर गाल के अंदर की स्किन को स्क्रैप करो। जरा सी स्किन निकलेगी तो एक छोटी सी नीडल आती है, उस नीडल से हम लोग वो स्किन को अच्छी से फ्लैट करके ग्लास स्लाइड पे रख देंगे और उसको कलर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिथाइलिन ब्लू कलर सोल्यूशन और उसके बाद उसके ऊपर रख देंगे कवर स्लिप। अब वो कलर्ड हो गया हमारे चीक सेल। अब हम इस पूरे स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? द सेल्स आर सीन इन द स्लाइड विथ नो सेल वॉल बट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखो सब अच्छी से न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, सेल वॉल वगैरह तो कुछ नहीं दिख रही पर न्यूक्लियस दिख रहा है। और ये सेल्स कौन से शेप के हैं? या तो वो स्लाइटली राउंड शेप के होंगे या तो ओवल शेप में होंगे।
तो ये सब थे हमारे सेल के पार्ट्स। अब हम लोग जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। Let us talk about cell organelles. Now, every cell has a membrane around it to keep its content separate from the external environment. The different components of the cell perform different functions, and these components are called cell organelles. सबसे पहले सेल ऑर्गेनल के बारे में let us talk about it. That is endoplasmic reticulum. It's also called as the channels or network for transport. Now, the endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes. देखो पिक्चर में and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has particles called ribosomes attached to the surface. और ये ribosomes क्या करते हैं? They are the sites of protein manufacture. The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules, जिसको हम लोग lipids भी कहते हैं, and they are important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. One function of endoplasmic reticulum is to serve as a channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. अब हम चलते हैं गोल्गी apparatus में। आप लोग देख सकते हो we have the plant cell and the animal cell, दोनों के हम लोग डायग्राम्स देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम और उन दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो सिमिलर हैं, ओके। सो एंड उनके फंक्शंस भी काफ़ी सिमिलर है। लेट अस गो टू द गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पैकर्स एंड मूवर्स। वो पैकेजिंग का काम करते हैं, ओके। तो गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी consists of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. देखो पिक्चर में the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function inside the storage, modification and packages of products in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. It is also involved in the formation of lysosomes. तो ये सब था गोल्गी apparatus का काम, जो ज़्यादातर पैकिंग और सेंडिंग ये काम वो करता है। Let us come to the next organelle, that is the lysosome. लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कह सकते हैं। जिस भी सेल को सुसाइड करना है वो लाइजोसोम के अंदर जंप करके सुसाइड कर लेता है। तो या तो हम कह सकते हैं कि वो पूरे सेल को क्लीन रखता है, लाइजोसोम। नाउ व्हाट इज अ लाइजोसोम? लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच and disposal system of the cell. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cells such as bacteria, जो बाहर से आता है, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में एंटर होता है, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ों को फॉरेन मटेरियल्स कहते हैं। और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम फिर क्या करता है उनको? दे ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस एंड दे आर एबल टू डू दिस। कैसे वो करता है ये? क्योंकि उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ओल्ड सेल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है एंड ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है। Under abnormal conditions, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. That is why they are also known as suicide bags. कभी कभी लाइसोसोम
एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है लाइजोसोम के अंदर, सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं। जब लाइजोसोम बर्स्ट होंगे तो उनसे उनके अंदर से एक एंजाइम निकलती है और वो एंजाइम अपने ही सेल को खा जाती है, तो इसलिए उसको कहते हैं सुसाइड बैग। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, उसको कहते हैं पावर हाउस और एनर्जी प्रोवाइडर। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम लोग को बैटरी फ़ोन में मर जाती है तो और हम लोग कहीं जंगल में चले गए तो हम लोग के पास एक पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है, isn't it? तो इस तरह से ही माइटोकॉन्ड्रिया भी एक पावर हाउस है सेल का। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ATP को और भी हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं कि वो एक एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। Mitochondria have two membrane coverings instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. They are able to make some of their own protein. Now let's go to the next organelle, that is plastid. प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल्स में हम लोग को प्लास्टिड देखने मिलते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स whereas and they are present in leaves, flowers, fruits. Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplasts. They are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. तो क्लोरोफिल हो तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ये तो आपने बहुत पहले पढ़ चुके हो। ग्रीन लीव्स की वजह से ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है प्लांट, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। अब हम समझते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड प्राइमरीली इन ऑर्गेनल्स इन विच materials such as starch, oils and protein granules are stored. The internal organization of the plastid consists of numerous membranes, layers embedded in a material called stroma. Plastids are similar to mitochondrial external structure. Plastids have their own DNA and ribosomes. Now we come to the next and the last organelle today which we are going to talk about. They are the vacuoles. The vacuoles are also called as storage. They store things. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells. या तो कभी कभी absent भी होते हैं animal cells में, जबकि plant cells में large vacuoles होते हैं। 50% to 90% देखो plant cell में हमको बड़े बड़े vacuoles हम लोग को दिखाई पड़ेंगे। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो जो leaves हैं वो एकदम plant में वो ठीक से arrange होती है तो वो turgid रहती है और rigid रहती है, एकदम fresh दिखती है. So that is because of the cell sap inside them, inside the vacuoles. In amoeba, the food vacuole contain the food item that is consumed by it, and contractile vacuole expel excess water and some waste from the cell. amoeba में देखो हमारे पास दो vacuoles दिखाई पड़ रहे हैं amoeba में, एक food vacuole, contractile vacuole. फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वेस्ट वाटर निकल जाता है उसकी मदद से. सो हम लोग क्या कह सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज. The cell has a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition, and clearing of waste materials or forming new proteins. Thus, we can say the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also known as the basic functional unit of life. Thank you one and all. I'll see you